थिंक ठीक है इसका। ओके। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था ये एस के फिजिक्स था। इसमें हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस कर रहे थे। इसमें हमने वेट के बारे में डिस्कस किया था। फिर अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है नेक्स्ट इसके साथ ही। सेकंड टाइप ऑफ फोर्स है फ्रिक्शन। अब जैसे फ्रिक्शन के बारे में आपको मालूम है, इट इज ऑलवेज अपोजिंग फोर्स टू द मोशन। और इसका काम क्या होता है? इसका काम हमेशा बॉडी की स्पीड को या मोशन को रिड्यूस करना होता है। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस। अब हम जरा इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन, एंड इट इज डेवलप्ड ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट ईच अदर। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, तो देन इट विल प्रोड्यूस अपोजिट। ये बेसिकली इस तरह से होगा कि फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट आपके पास ये है और एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है। व्हेन ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फॉरवर्ड एंड अदर इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, स्लाइड करें एक दूसरे पे, तो इनके दरमियान जो फोर्स प्रोड्यूस होगी दैट इज फ्रिक्शन, एंड दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन। तो इस तरह से हम कहेंगे दिस इज opposing force to the motion of the body, and it is also a self adjusting force. self adjusting force का मतलब इसकी अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली स्पीड के साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी। अब फ्रिक्शन ये किसी भी तरह से हो सकती है, एयर रेजिस्टेंस भी हो सकती है, ग्राउंड फ्रिक्शन भी हो सकती है। तो अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं ग्राउंड फ्रिक्शन की, कि इस तरह की फ्रिक्शन जो अपोजिंग फोर्स होती है इन कांटेक्ट जब दो बॉडीज होती हैं, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सी बच्चे, अब फ्रिक्शन की भी फर्दर टाइप्स बनेगी। वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। पहली टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी होती है? इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर द ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव। मीन यू कैन से कि जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है, लेट्स सपोज ये मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि फर्ज करिए ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जब तक ये जी बच्चे हम बात कर रहे थे कि जब बॉडी रेस्ट में होगी और इस दौरान इनके दरमियान जो फ्रिक्शन होगी। देखिए स्टैटिक जो वर्ड है इट इज ए ग्रीक वर्ड। स्टैटिक का मतलब होता है बॉडी इज इन रेस्ट। तो जब भी बॉडी अच्छा बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी क्लियर?
जी सर। ओके। अच्छा, अब देखिए, जब भी कोई बॉडी, दो बॉडीज इन रेस्ट हो, इस दौरान इनके दरमियान जो फ्रिक्शन होगी, दैट फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, दिस इज सपोज टू बी स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, इन दिस केस जो होगा, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब इसके ऊपर जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो फोर्सेस लग रही होंगी वो दोनों इक्वल होंगी, एंड दिस इज इन रेस्ट। तो जब भी बॉडी रेस्ट में हो, उस दौरान दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रही है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है बेटा, कि जब आप किसी बॉडी को पुश करती हैं और एक टाइम आता है कि वो स्लाइड करना शुरू होती है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, फर्ज करें कि ये ऑब्जेक्ट है और इसको मूव करवाने के लिए हमें कम से कम फोर्स 10 न्यूटन चाहिए, और इसके अपोजिट फोर्स जो है वो लग रही है भी 10 न्यूटन ही फोर्स इसके अपोजिट लग रही है। तो ये क्या होगा, दिस विल बी इन रेस्ट, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस इक्वल है। अब जैसी फॉरवर्ड फोर्स हम 10 से इंक्रीज करेंगे, देन इट विल स्टार्ट टू स्लाइड। ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये मूव करना शुरू करेगा। अगर मैं इसको 10.1 कर दूंगा, तो अब 10.1 से पहले जो अपोजिंग फोर्स थी, द मैक्सिमम opposing force या maximum friction just before the movement, this is called limiting friction। दोबारा सुनें, the maximum amount of friction just before the movement, स्लाइड होने से पहले पहले की जो फ्रिक्शन फोर्स होगी उसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि 10 फ्रिक्शन फोर्स थी, अपोजिंग फोर्स, और जैसे ही आपने 10.1 किया तो अब ये स्लाइड कर रहा है। तो 10.1 से पहले की जो फोर्स थी 10 न्यूटन, दैट इज सपोज टू बी फ्रिक्शनल फोर्स। जी बेटा, ये पॉइंट मुझे बता दें, समझ आ गया आपको? जी सर। अब इसकी डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन टू फोर्सेस, between between two objects is about to move, the maximum value of static friction known as limiting friction। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जहां तक वो रिटेन करेगा बॉडी को, उस लिमिटिंग उस फोर्स को या मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, और इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होगा इसको बोलेंगे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास दो चीजें आ गई। एक स्टैटिक फ्रिक्शन हमने पढ़ ली। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या थी, द फ्रिक्शन ऑफ द बॉडी एट रेस्ट। एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या थी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जस्ट बिफोर द मूवमेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, अब हम देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सी होती है, कि जब बॉडी मूव कर रही होती है, जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस होगी, अब बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया, तो इस दौरान जो मूवमेंट होगी, सॉरी फ्रिक्शन होगी, उसको आप बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। सो अभी तक हमने तीन तरह की फ्रिक्शन पढ़ ली। स्टैटिक फ्रिक्शन जब बॉडी रेस्ट में हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जस्ट बिफोर द मूवमेंट, and kinetic friction when body is in motion. Here you can see it is the friction between two forces which the object is moving over it, the maximum value of friction as limiting friction। तो अब यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि फर्स्ट करें फ्रिक्शन 3 न्यूटन है और फॉरवर्ड फोर्स 4 न्यूटन हो गई है, तो बॉडी मूव कर रही है।
इस दौरान इसके अंदर जो फ्रिक्शन होगी, जैसे टायर में और रोड के सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है, रोलिंग फ्रिक्शन जिसको कहते हैं, वो जो बॉडी कार मूव कर रही होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अभी तक हमने 3 टाइप्स पढ़ ली हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ये तीनों पॉइंट्स बता दो बच्चे, मुझे समझ आ गया आप लोगों को? जी सर। ओके। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो बॉडी का वेट होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोर स्पेसिफिकली द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जितना, फर्ज करें ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक सरफेस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी मास m है और इसका वेट w है। वेट इज ऑलवेज एक्टिंग एक्टिंग डाउनवर्ड। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो अपोजिंग फोर्स होगी प्रोवाइडेड बाय द सेकंड सरफेस, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो जब बॉडी रेस्ट में हो या कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही हो तो वेट एंड नॉर्मल रिएक्शंस इक्वल होती है। तो फर्स्ट फैक्टर ऑन विच दिस फ्रिक्शन डिपेंड इज वेट, एंड वेट इज इक्वल टू आर। तो हम इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, R इज द नॉर्मल रिएक्शन। और जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म होता है, F इज प्रोपोर्शनल टू R, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसका हम नाम देते हैं, इसको आप ऐसे लिखते हैं, स्मॉल l 2 दफा लिख लें, म्यू R। दिस इज अ ग्रीक लेटर, दिस वन ये लिखा हुआ है, इसको प्रोनाउंस करती हैं एस म्यू, MEU। म्यू प्रोनाउंस करती है इसे MEW, म्यू। इट इज अ ग्रीक लेटर एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। ये देखिए बच्चे, इसको इसमें हम बात करेंगे दिस वन। अच्छा बच्चे, तो ये फैक्टर आपके पास F इज इक्वल टू म्यू R। ये आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला आ गया, और यहाँ से म्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स ओवर R। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको R डायरेक्ट नहीं गिवन तो वेट गिवन होगा, वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका ये फार्मूला भी बन जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज फ्रिक्शनल फोर्स ओवर नॉर्मल रिएक्शन या वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चे, ये चीज समझ आ रही है? जी, इज इट क्लियर? जी सर। ओके। अच्छा, इसके बाद देखिए, नेचर ऑफ द सरफेस। सरफेस की नेचर अगर आपने चेक करनी है, मतलब कि वो स्मूथ है, प्लेन है, या उसमें फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है, तो वो भी हम म्यू से फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 आ रही हो या फ्रिक्शन 0 सपोज हो रही हो, इग्नोर हो रही हो, तो उस तरह की सरफेस जो होती है उसको हम स्मूथ सरफेस कहते हैं। और अगर म्यू की वैल्यू वेरी कर रही है, क्योंकि म्यू की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है। ये जो म्यू है दैट इज ऑलवेज इन डेसिमल फॉर्म, 0 से 1 तक होता है। मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी और मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 होगी। तो अब इस 0 से 1 के दरमियान जितना ज़्यादा म्यू की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा बॉडी, उसको हम कहेंगे रफ सरफेस है, और जितनी कम होगी उतना ही इट विल बी
लेस रफ सरफेस या स्मूथ सरफेस कहेंगे, इट विल बी मोर स्मूथ। अच्छा, तो ये आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से भी फाइंड करेंगे चीज़ें, और इसका फार्मूला भी याद रखना आपने। अच्छा, इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, ज़रा ये क्वेश्चन देख लेते हैं, पास पेपर में आए हैं। क्वेश्चन को ज़रा पहले अंडरस्टैंड करते हैं। A block of mass 2 kg is at rest on a horizontal surface. When a force of 12 Newton is applied on the block at an angle of 30 degree above horizontal, if the block about to move, मतलब limiting friction पे आ गया, find the coefficient of friction between the surface and the block of block and value of g is taken as here 10 Newton per kg। वैसे अब आप g की वैल्यू 9.8 यूज करेंगे। तो ये आपके पास ब्लॉक आ गया, यू कैन सी दिस, और इसका जो वेट था वो 50 न्यूटन नीचे कर रहा था, नॉर्मल रिएक्शन इसका ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ये एक फोर्स 12 न्यूटन की एक्ट कर रही थी जो कि एंगल बना रही है 30 डिग्री। तो पहले तो हम इसको रिजॉल्व करते हैं, 12 न्यूटन फोर्स को। इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 12 cos 30। ठीक है, हमने जो पढ़े थे ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f cos 30 fx होता था, और fy जो है here is 12 sin 30। अब पहले आपने क्या करना है, इसने कहा है कि about to find the coefficient of friction between the surface and the block। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f का इस तरफ है और फ्रिक्शन इसके अपोजिट है। सो f इज बैलेंस्ड बाय दिस फोर्स, f इज इक्वल टू 12 cos 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होगी फ्रिक्शनल फोर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास f की ये वैल्यू आ जाएगी 6√3, या इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम, ये तो हमारे पास आ गई फ्रिक्शनल फोर्स, और उसके बाद हम देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आएगा। देखिए, नॉर्मल रिएक्शन जो है दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इसके साथ फोर्स का ये वर्टिकल कंपोनेंट भी आ रहा है 12 sin 30, और डाउनवर्ड क्या है, दिस इज द वेट दैट इज 20 Newton। सो अपवर्ड फोर्स, सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस should be equal to downward force। सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, रिजल्टेंट फोर्स 0 है। तो इसके मुताबिक आपने अब आर की वैल्यू निकाल ली। आर किसके बराबर आ जाएगा, 20 सॉरी इसको माइनस करना है, 20 - 12 sin 30। तो हमारे पास अब ये नॉर्मल रिएक्शन भी आ जाएगा, और एफ हमने पहले फाइंड कर लिया है, और फाइनली फिर हम इसको सॉल्व करने के बाद ये फार्मूला लगा देंगे, म्यू इज इक्वल टू F/R। then you will be able to find the coefficient of friction। जी बच्चे, ये बता दें मुझे, समझ आ गया? जी सर। अच्छा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 20 - 6, मतलब 4। ये आर की वैल्यू आ गई है, और फिर इस फार्मूले में आपने पुट किया म्यू इज इक्वल टू F/R, 600√3/14, सो 0.742, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, ये जो है ये यूनिट लेस होगा, क्यों? क्योंकि फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये नॉर्मल एक्शन, इट इज आल्सो वेट, बोथ आर टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दोनों का सेम यूनिट होगा, तो इसलिए यूनिट कैंसिल होंगे, सो इट इज अ कांस्टेंट नंबर विदाउट यूनिट। जी बच्चे,
ये क्वेश्चन है, ज़रा इसको आप लोग रीड करेंगे एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। फिर मैं इसको हेल्प कर दूँ। पहले आप दोनों सॉल्व करेंगे इसको।